बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 2 में फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 16 हमने स्टार्ट किया था उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं और उसमें जो रिलेटेड कुछ टर्म्स आ रही हैं, कोई डेफिनेशंस आ रही हैं जो कि हमें आगे चैप्टर में हेल्प करेंगी, उसको डिस्कस करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर नंबर 2। इसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में शुरू में पढ़ा था और मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था अल्टरनेटिंग करंट का और डायरेक्ट करंट का। यानी कि दो तरह के हमारे पास करंट होते हैं, ऐसा करंट या ऐसे करंट जिनकी डायरेक्शन भी चेंज हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर उसको हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है। और ऐसे करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करें और मैग्नीट्यूड को चेंज ना करें एक सेम सर्किट के अंदर, उसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट करंट का। फिर हमने प्योर डीसी और पल्सेटिंग डीसी के बारे में डिस्कस किया था, तो एक छोटा सा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था उस वक्त। वो सिर्फ अपने नॉलेज के हद तक याद रखना है और पेपर में इस तरह के कोई शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज टाइप नहीं आते होते, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स अगर आपके हुए तो वहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल करना है रेक्टिफिकेशन का, वहाँ पर भी ये बात आपको हेल्प करेगी। और चैप्टर नंबर 18 जो है वो आपको इसी बेस के ऊपर जो है वो फर्दर उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो आज हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसको ग्राफ के जरिए से या मैग्नीट्यूड के जरिए से कैसे हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। डायरेक्शन के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो मैग्नीट्यूड के हवाले से चेक करते हैं कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यूज को चेंज करता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसमें जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन होगी इसकी, सर्किट डायग्राम, फार्मूला और फार्मूला के साथ इसकी वेव फॉर्म। ये तीन चीजें हैं, यही चीज आपकी जो है इसको एक्सप्लेन करेंगी। उसी के अंदर हमने जो वेव फॉर्म बनेगी यानी कि जो ग्राफ हमारा बनेगा अल्टरनेटिंग करंट का, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो अभी देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इधर से रीड करते हैं और फिर इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमने ये बात पहले पढ़ी हुई है। द करंट विच रिवर्स इट डायरेक्शन सेवरल टाइम पर सेकंड इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग। सिंपल डेफिनेशन उसने बताई है, ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, मैग्नीट्यूड तो ऑटोमेटिकली है ही है, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे उसे हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है जी। इसका जो शॉर्ट नेम है वो एसी। Here current flow in one direction from positive to negative for half of the period, in the opposite direction from negative to positive from the remaining half of the। जैसा कि ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि जब भी अल्टरनेटिंग करंट या ऐसी करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसके दो साइकिल होंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो आप उसमें करंट एक तरफ फ्लो करेगा यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। अब इस चीज को मजीद समझने के लिए हमने एक सर्किट डायग्राम कंसिडर किया और उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि वो कैसे सर्किट को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, जिस टाइम के अंदर करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट के अंदर, उसको हम टाइम पीरियड का नाम देंगे। अब ये हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक सर्किट है, सिंपल सर्किट जिसको हम नाम देते हैं, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस हमने अटैच कर दिया सीरीज में, और ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, जनरेटर जो समझ लो या जो भी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब जैसा कि हमने डिफरेंस के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि बैटरी की जगह पर हमने ये वाला सैंपल यूज करना है। ठीक है, इधर भी यही होगा और इधर भी यही होगा। तो इसके अंदर ये देखेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है इसके अंदर। ठीक है जी। इनिशियली हमने कंसिडर किया कि इसका जो ये वाला एंड है, अपर एंड, इसको हमने ए का नाम दे दिया, और इसका जो लोअर एंड है इसको हमने बी का नाम दे दिया। और अपर एंड को हमने कनेक्ट किया रेजिस्टेंस के इस पॉइंट के ऊपर, और लोअर एंड को हमने कनेक्ट किया रेजिस्टेंस के इस पॉइंट के ऊपर, तो ये सीरीज में अटैच हो गए। अगर तो ये ए पॉइंट है तो इसका मतलब ये भी ए पॉइंट होगा, और अगर ये बी पॉइंट है तो इसका मतलब ये भी बी पॉइंट होगा। तो ए पॉइंट को ए के साथ अटैच करेंगे और बी को बी के साथ अटैच करेंगे। इनिशियली हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव टर्मिनल है, और हमें पता होता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। तो इनिशियली क्या होगा कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा एक साइकिल, और ये होता हुआ रजिस्टर के अंदर से होता हुआ ये नेगेटिव साइकिल की तरफ चला जाएगा। जैसे ये साइकिल इसके अंदर पहुंचेगा तो इसका हाफ ऑफ टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनिशियल जो टाइम है उसको हमने जीरो का नाम दिया हुआ है,
टोटल टाइम को हमें टी का नाम दिया हुआ है, अगर उसका हाफ करेंगे तो t/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ वो था t/2। ठीक है, t/2 इसका हो जाएगा, t/2 इसी का हो जाएगा। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर। अभी हमने पढ़ा हुआ कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो अब रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये है कि अब पॉजिटिव साइकिल इधर आ जाएगा और नेगेटिव साइकिल इसकी जगह पे चला जाएगा, जो कि हमें सेकंड फिगर के अंदर ये बात नजर आ रही है कि पॉइंट बी है पॉजिटिव हो गया और पॉइंट ए नेगेटिव हो गया। अब पॉइंट बी हाई पोटेंशियल पे आ गया और पॉइंट ए जो है वो लो पोटेंशियल पे आ गया। तो हमें पता है कि करंट फ्लो करता होता है पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल, तो अब करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, इस तरह को फ्लो करना शुरू कर देगा। अब टोटल टाइम t था, तो t/2 से लेकर t तक इसका टाइम हमें मिलेगा यहाँ से। तो अगर आप इसका इनिशियल पॉइंट देखें तो 0 से स्टार्ट हुआ और इसका फाइनल पॉइंट देखें तो t से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि पूरे इन दोनों के लिए जो टाइम चाहिए था वो 0 से t तक रिक्वायर्ड था हमें। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें बात क्लियर होगी, एक मतलब से रीड कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज दैट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप इन रिवर्सिंग विद टाइम। ऐसा करंट जो कि अपनी क्या नाम है वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो अल्टरनेटिंग करंट था जी। हमने ये बात पहले भी पढ़ी हुई है। एक्सप्लेनेशन के अंदर वो कह रहा है कि इन फिगर ए द टर्मिनल ए ऑफ द सोर्स इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी। अब इनिशियली क्या हुआ कि टर्मिनल ए जो था वो हाई पोटेंशियल पे था और टर्मिनल बी जो था वो लो पोटेंशियल पे था। एंड इट रिमेन सो ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल 0 to t/2, तो वो तब तक रहेगा जब तक ये साइकिल दूसरे एंड तक नहीं पहुंच जाता। तो उसके लिए टाइम कितना था 0 से t/2। एट t/2 जैसे भी t/2 पे पहुंचा, अब क्या हुआ, अब उसकी पोलैरिटी फिर से चेंज हो गई। पोलैरिटी चेंज हुई का मतलब यह है कि इस टर्मिनल को हमने बी कंसीडर कर लिया, इस टर्मिनल को हमने ए यानी कि इसको पॉजिटिव कंसीडर किया और इसको हमने नेगेटिव कंसीडर कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, नाउ ए बिकम नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ए की वैल्यू नेगेटिव हो गई और बी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। दीज स्टेट कंटिन्यू ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t/2 to t। अब ये टाइम उसके लिए फिर हाफ लगेगा, तो t/2 से t तक चला जाएगा। आफ्टर विच द टर्मिनल ए अगेन बिकम पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो। जैसे ही वो ये वाला दोबारा से काम शुरू होगा, पहले ए पॉजिटिव था बी नेगेटिव था, उसके बाद फिर ए नेगेटिव हो गया बी पॉजिटिव हो गया। अगर दोबारा से ये पहले वाली सिचुएशन आ जाए तो वो आएगी बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी कि जैसे ही उसने जहां से वर्किंग स्टार्ट की थी वो सिचुएशन दोबारा बन गई है। As a result of these change of polarity, the direction of the current flow in the circuit also change। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमने यहाँ से ये बात सीख ली है कि जब किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है अल्टरनेटिंग करंट, तो वो एक मर्तबा पॉजिटिव साइकिल गुजरता है और दूसरी मर्तबा नेगेटिव साइकिल, यानी कि टोटल टाइम के अंदर हाफ टाइम उसे पॉजिटिव साइकिल को गुजारने में लगता है और हाफ टाइम उसे नेगेटिव साइकिल को गुजारने में लगता है। अब ये जो चीजें मैंने हाईलाइट की हुई है ना, ये आपने बातें याद रखनी है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जिस तरह आपको समझ आ जाए आपने वैसे राइट कर देना है, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपने एज इट इज राइट करने हैं। ये आप बेशक रटा लगा लें या इसको यहाँ से समझ लें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये वर्डिंग आपने एज इट इज याद करनी है। डायग्राम हो गई, ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं ये आपने याद करनी है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द टाइम 0 to t/2, अब टाइम 0 से t/2 क्या था, इट फ्लो इन वन डायरेक्शन, तो करंट फ्लो पॉजिटिव ए से बी की तरफ फ्लो करके गया। द टाइम इंटरवल t/2 to t इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे ही टाइम इंटरवल t/2 से t तक हुआ तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। आप यूं कह सकते हैं कि टोटल टाइम आपके पास था 0 से t तक, इसमें हाफ साइकिल आपको पॉजिटिव को गुजारने में लग गया और हाफ साइकिल इसको नेगेटिव को गुजारने में लग गया। अच्छा जी, उसके बाद जी अब इसको मैथमेटिकली अगर हमने प्रूव करना है या मैथमेटिकली इसको हमने चेक करना है, तो इसको कैसे हम किस फार्मूला के जरिए से कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर एक फार्मूला भी पढ़ा था और इधर भी चैप्टर नंबर 15 के अंदर भी एक फार्मूला ड्राइव किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ठीक है, तो ये हमारा जो फार्मूला है ये अल्टरनेटिव वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो V है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर यहाँ पे करंट आ जाता है तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी,
और अगर यहाँ पे वोल्टेज आ जाते हैं, पोटेंशियल आ जाता है, तो उसकी वैल्यू होगी। ठीक होगी बात। अच्छा, और ये वी नॉट ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। और साइन थीटा आता था असल में ना, तो यहाँ पे क्या आता था साइन थीटा, तो हम थीटा की जगह पर वो फर्स्ट ईयर वाली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो वो इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। तो ये नीचे उसने कन्वर्जन की हुई है, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से ये बात क्लियर नजर आ रही है कि अगर आप वी नॉट को कांस्टेंट कर दें, किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो डिपेंड करेगी इस एंगल के ऊपर। यानी कि इसको अगर हम कांस्टेंट कंसीडर करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा sin 2 पाई t मल्टीप्लाई बाय t। इसकी जगह पर हम लिखते हैं sin थीटा, और थीटा की जगह पर आ जाता है ओमेगा t, और ओमेगा की जगह पर हमने पुट कर लिया 2 पाई f। यहाँ पे ये कन्वर्जन की हुई है। अगर आप जरा इसको थोड़ा सा रिव्यू करें, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का जो था, उसमें ये हमें मैथमेटिकल किया भी था। अगर किसी को यहाँ से ना समझ आए तो चैप्टर नंबर 8 में जाके थोड़े से इसके फार्मूले को मजीद आगे डिस्कस करने के लिए देख सकता है। तो आगे हमने ये डायरेक्ट चीजें यूज करनी है। ये ओमेगा डी जो है असल में फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली बोलते हैं कितने सेकंड के अंदर, कितने टाइम के अंदर वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक सेकंड के अंदर वो कितने पीरियड कितने साइकिल गुजार रहा है उसके अंदर। तो इसको अगर हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो इसको हम इसके एंगल के जरिए से चेंज कर सकते हैं। असल में तो होता यह है कि आपके पास दो मैग्नेट बड़े होते हैं, उसके अंदर हमने कॉइल प्लेस की होती है। अब कॉइल जिस तरह रोटेट करती है तो उसके एंगल चेंज होते हैं। अब एंगल में कुछ वैल्यूज पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और कुछ वैल्यू पे मिनिमम वैल्यूज आएंगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किस किस एंगल पे आती हैं वो आज हमने यहां पर चेक करना है, और उसके लिए टाइम कौन सा होगा। ठीक होगी बात। आगे हम ग्राफ में भी इसको बात को डिस्कस करेंगे। तो ये अब इसकी मैथमेटिकली जो है वो क्या नाम है, वेरिफिकेशन समझ लो या मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ लो। तो इसको आपने ये राइट करना है, where t is a time period of the rotation of the coil is equal to the period of the AC। इसके जरिए से हम कोई भी किसी भी लम्हे किसी भी टाइम v की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर I आएगा तो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा, अगर v आएगा तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये बात उसने जो ऊपर चेंज की तो उसने नीचे बता दिया कि 2 पाई ओवर टी किसके बराबर है, 2 पाई एफ के, क्योंकि टी होता है 1 ओवर टी होता है एफ के बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो उसके बाद आगे जो आपके पास ओमेगा, हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होता है। इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन। और ओमेगा टी जो है ये आपके पास थीटा के बराबर होता है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये हमने डेफिनेशन शुरू में चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ी थी। तो 2 पाई, इसका मतलब है कि ये जो पूरा फैक्टर आ गया किसके बराबर आ गया, ओमेगा टी के बराबर आ गया। और ओमेगा टी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। अब ये जो थीटा है ये डिपेंड करेगा उसकी रोटेशन के ऊपर, कॉइल किस तरह रोटेट कर रही है टाइम टी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल टाइम कितना था जी, टी अगर हम 0 पुट करें, क्योंकि हमारे पास टी कितना है 0 से लेकर टोटल टाइम टी तक है। अब मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर 2 साइकिल होंगे, एक इसके लिए हाफ साइकिल है, एक इसके लिए हाफ साइकिल। जब ये इसके अंदर हाफ साइकिल के अंदर गुजरेगा तो इसके अंदर भी 2 वैल्यूज आएंगी। एक पहले वो अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद एक टाइम आएगा कि वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। यानी कि आगे आपको ग्राफ के अंदर भी ये बात नजर आ रही है कि इनिशियली वो 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर दी। इंक्रीज करते करते जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची है तो अब फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करती 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 इस जगह पर। ये हमारी रेफरेंस लाइन है। इस जगह पर अगर कोई भी पॉइंट टच करेगा तो वो 0 को शो करवाएगा। ठीक है जी। तो अब ये देखें, ये एक साइकिल के अंदर 2 वैल्यूज आई हैं, यूं समझ लो कि 3 वैल्यूज आ गई हैं। कैसे, इनिशियली स्टार्ट हुआ 0 थी, इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची तो ये इधर तक पहुंच गया। तो इधर अगर हम कंसीडर करें और अगर हम इसको मजीद आगे फर्दर प्रोसीड करें तो ये टोटल टाइम, क्योंकि टोटल साइकिल के लिए जो टाइम था वो टी था, और टाइम आधा इसके लिए चला गया और आधा इसके लिए चला गया, यानी कि t/2 उसका टाइम बच गया। तो t/2 उसका टाइम बच गया। तो अब t/2 का भी आपने हाफ करना है, तो t/2 का हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा t/4, यानी कि
मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलेगी वो t/4 पे मिलेगी। फिर आप मजीद उसके अंदर t/2 ऐड करेंगे तो t/2 बन जाएगा, t/4 और t/2। और अब ये देखें, एक पूरा साइकिल ये हो गया और आधा साइकिल का आधा हिस्सा ये हो गया। तो आधे हिस्से के लिए जो हमने वैल्यू रखी हुई है वो है t/4। तो इस टोटल के अंदर t/4 ऐड करेंगे तो 3t/4 बन जाएगा। ठीक हो की बात। अभी ऐसे फर्दर इसको हम मजीद देखते भी हैं। तो अब हमारे पास टाइम कितने आ गए जी, 4 से 5 टाइम आ जाएंगे, 5 की वैल्यू आएगी। सबसे पहले 0 पुट करेंगे। जैसे 0 पुट करेंगे तो t की जगह पर जैसे हमने 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट करने के पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो गया। जब पूरा फैक्टर 0 हो गया, साइन 0 पे 0 देता है, तो उस वक्त थीटा की वैल्यू 0, और जब थीटा की वैल्यू 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 पे 0, तो आपके पास पोटेंशियल भी उस केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद पहला मैक्सिमम पीक आएगी, पीक वैल्यू ये जो वैल्यू आई है ये किस टाइम पे आई है, ये है t/4 पे। t/4 पे जब हमने इसके जगह t/4 पुट किया है तो t2 π/t मल्टीप्लाई बाय इस t की जगह पर आपने पुट कर देना है t/4। ठीक है जी, t/4 पुट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और एंगल आपके पास बन जाएगा π/2। और π/2 को हम कहते हैं 90, और sin 90 पे वैल्यू होती है मैक्सिमम। और sin 90 पे वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1। हमने ये डिफरेंस के अंदर भी पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है हमेशा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 1 आ गई। तो इसका मतलब है कि जब एंगल 90 होगा उस वक्त आपके पास पीक वैल्यू आएगी, तो उसको हमने लिखा हुआ v0 के बराबर। ठीक होगी बात। उसके बाद जी ये एक साइकिल अब अगर कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे आपने पहुंचना है t/2, t की जगह पर आपने t/2 पुट कर देना है। यार ये बात याद रखनी है कि टोटल टाइम आपके पास t है, कैपिटल T, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो स्मॉल t है। ठीक है, उससे उसके रिलेटेड हमने वैल्यूज निकालनी है। तो अब हमने t/2 पुट किया, इसकी जगह पर t/2 पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया पाई। तो पाई होता है 180, और साइन 180 के ऊपर वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो v की जगह पर फिर आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फिर 0 हो गई। तो ये v की वैल्यू 180 के ऊपर 0 है, तो ग्राफ के अंदर भी ये बात शो हो रही है कि ये रेफरेंस लाइन को टच कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, तीसरा हिस्सा आ गया आपके पास 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये आधा बन गया। अगर आप इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट करूं तो ये देखें, ये आपका आधा हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, और एक हिस्सा ये बन गया। तो अभी कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए। तो एक हिस्से को टोटल को अगर हमने टोटल में से एक की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, टोटल साइकिल यानी टोटल पोर्शन जो है उनको टोटल पे डिवाइड करवा देंगे। तो ये आपके पास ये देखें t/2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इस हाफ साइकिल को 2 पर डिवाइड कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2/4 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ये आपने कर लेनी है खुद से भी। तो ये इसके हिस्से बन गए जी, ये t/4, t/2, 3t/4 और ये t। अब t की जगह पर हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए थी, तो हमने ये पुट की है। तो थीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाई 3t/4। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया 3π/2। 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री पे आंसर हमेशा साइन नेगेटिव देता होता है। जैसे cos 180 पे नेगेटिव देता तो ये 270 पे नेगेटिव देगा। तो t इक्वल टू t आ जाएगा, चौथी वैल्यू आपके पास, और आंसर आपका आ जाएगा फिर 0। ये देखिए t एंड पे आगे कितनी वैल्यू हो गई, 0। तो अब हमने ग्राफ के जरिए से इसकी वैल्यूज को और इसके वैल्यूज के जरिए से इसके ग्राफ को वेरीफाई कर दिया है। ये जो ग्राफ बनना है इसको बोलते हैं साइनोसाइडल ग्राफ, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और कोई भी चीज जो साइन फंक्शन पे डिपेंड करेगी और उसकी आउटपुट वेव फॉर्म जो होगी, आउटपुट ग्राफ जो होगा वो हमेशा साइनोसाइडल ग्राफ बनेगा। तो अब यहां से वैल्यू से भी हमें ये बात पता चल रही है कि 1, 2 और ये 3, इन 3 पे मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं, और 1
और ये 2, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आप ग्राफ के जरिए से अगर इसे कंबाइन करें तो ये 1, 2 और 3, इन तीनों के ऊपर आपके पास मिनिमम वैल्यू, और 1 और 2 इन दोनों के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू। ये पॉजिटिव के लिए हो गया और ये नेगेटिव साइकिल के लिए हो गया। ठीक होगी बात, यानी कि इस रेफरेंस लाइन से जो चीज नीचे आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो चीज ऊपर रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। ये पोर्शन जो है पॉजिटिव के लिए होगा और ये पोर्शन जो होगा नेगेटिव के लिए होगा। अच्छा, उसके बाद वेव फॉर्म क्या चीज है? वेव फॉर्म ऑफ एसी, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, द ग्राफ इज कॉल्ड वेव फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अच्छा, तो अगर हम एक तरफ टाइम कंसीडर कर लें, दूसरी तरफ वोल्टेज कंसीडर करें, तो ये आपकी वेव फॉर्म बनेगी। अब क्योंकि आगे जाके हमने ये बात पढ़नी भी है और मुख्तलिफ चीज़ों की वेव फॉर्म भी ड्रा करनी है, तो अब वेव फॉर्म का मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि वेव फॉर्म किसे बोलते हैं। कि अगर आप किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रा करें, उसमें एक जो होगी वो अल्टरनेट होगी और दूसरी टाइम के रिलेटेड करेंगे, यानी कि इधर वोल्टेज भी हो सकता है और दूसरा टाइम होगा, और करंट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। यानी कि एक तरफ वोल्टेज आ जाएगा या करंट आ जाएगा, दूसरी तरफ हमेशा आपके पास टाइम होगा। अगर आप टाइम के मुताबिक किसी भी चीज का ग्राफ ड्रा करते हैं उसको बोलते हैं वेव फॉर्म। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सोर्स था उसका पोटेंशियल जो था उसका वेव फॉर्म इस तरह का बना है। ठीक है जी। और अगर आप एंगल के मुताबिक देखें तो एंगल के मुताबिक ये वाला ग्राफ बनेगा, तो इसका मतलब है कि दोनों का ग्राफ एक जैसा है। ये वैल्यू आपके पास मैक्सिमम थी, तो मैक्सिमम पहले वैल्यू आपके पास π/2 पे आई थी, फिर उसके बाद मिनिमम आ गई पाई के ऊपर, फिर आपके पास फिर मैक्सिमम वैल्यू आई लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में 3/2 बन गया, और आखिरी जो वैल्यू थी वो 2π पे थी, तो यहां पे आपके पास t आ गया था। आगे है जी पीरियड ऑफ एसी, द टाइम इंटरवल t ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी वंस इज नोन एज अ पीरियड t ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऐसा टाइम जिसके अंदर ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए, यानी हाफ की बात नहीं करनी, पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा से पॉजिटिव शुरू हो, उस टाइम को हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। ठीक होगी बात। तो अगर आप ये देखें कि एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स गुजर रहे हैं, फिर वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। एक साइकिल में 2 साइकिल भी गुजर सकते हैं, 4 भी गुजर सकते हैं, 10 भी गुजर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके सोर्स के ऊपर। वो टाइम जो अल्टरनेटिंग साइकिल को गुजारने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, वो टाइम पीरियड जो अल्टरनेटिंग करंट को गुजारने के लिए यूज हो, उसको हम नाम देते हैं पीरियड ऑफ एसी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी वंस, एक मरतबा वो अपनी पोलैरिटी को जब चेंज करे पूरे टाइम के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। दस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी f। तो इसको नॉर्मली हम फ्रीक्वेंसी के जरिए से कैलकुलेट करते हैं, तो f = 1/t। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये बात पढ़ी हुई है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या चीज है? इंस्टेंटेनियस का मतलब हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये पढ़ा था, लम्हाती जिसे बोलते हैं। आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब है कि किसी भी लम्हे पूरे साइकिल के अंदर किसी भी टाइम अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ये तो होगी ना स्पेशल वैल्यूज, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। इसके अलावा अगर हम इस जगह पर किसी भी जगह पर वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं करंट की या वोल्टेज की, तो फिर उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैलकुलेट करने का ये वाला फार्मूला भी हमने यूज किया और ये वाला फार्मूला भी हमने यूज किया। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे करंट या वोल्टेज की जो वैल्यू उसे हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। measured from some reference point is known as instantaneous value. It can have any value between plus maximum value and negative maximum. प्लस मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम के दरमियान जो भी वैल्यू हम निकालें। ठीक है जी। द एंटायर वेव फॉर्म इज शोन इन द फिगर, ये आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रही है कि पूरे ग्राफ के ऊपर आप किसी भी लम्हे अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? उसका या हमें एंगल पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि आपने इस जगह पे वैल्यू निकालनी है तो इस जगह पर आपको ये पहले एंगल ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना एंगल बन रहा है ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे इधर से।
तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी, वी नॉट की वैल्यू वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, और ये कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तो आपको वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है जी, ये तो इसमें पहली बात हुई ये है कि आपको पीक वैल्यू पता होनी चाहिए। नंबर 2, आप एंगल के बारे में जानते हो कि कौन सा एंगल यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये आपने पहले फार्मूला भी पढ़ा और दोबारा से हम यहाँ से इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मैक्सिमम साइकिल जहाँ पे आकर रुका है, ठीक है, ये वी नॉट लिखा हुआ है इस जगह पर, इस वी नॉट को हम नाम देते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ये फर्स्ट ईयर के अंदर हम टर्म यूज करते थे वी नॉट की, अब हम टर्म यूज करेंगे वी पी की या वी नॉट की दोबारा से। इट इज द हाईएस्ट वैल्यू रीच बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल। एक साइकिल गुजारते हुए वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक गया है उसे नाम देते हैं पीक वैल्यू। और अगर हम ये देखें कि इस पीक में और इस पीक में कितना आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वेरी करके गई है, यानी कि इसके दरमियान उसके दरमियान कितना आपके पास आउटपुट आ रही है, उसको नाम देते हैं पीक टू पीक। यानी कि पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक जो आपके पास वैल्यू बनेगी उसको नाम देते हैं पीक टू पीक वैल्यू। और ये हमेशा डबल होती है, एक पीक इसकी हो गई दूसरी पीक इसकी होगी तो आंसर डबल हो गया। डायरेक्शन ऑपोजिट होने से क्या मुराद ये होगी, आपने कैलकुलेशन के अंदर नेगेटिव नहीं लगाना। जब आप टोटल आंसर निकालेंगे तो एक पीक इसकी जमा करेंगे दूसरी पीक इसकी जमा करेंगे तो टोटल वी नॉट हो जाएगी। ठीक है, तो बात इट इज अ सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू यूजुअली रिटन एज अ पीपी वैल्यू। तो पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक जो आपकी वैल्यू आ रही है उसको हम नाम देते हैं पीक टू पीक वैल्यू। और ये सारी टर्म्स पढ़ने का मकसद सिर्फ यही है कि आगे जब हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और आगे मुख्तलिफ टॉपिक पढ़ने हैं तो सब के अंदर ये चीजें रिपीट होनी है। और ये डायरेक्ट उन्होंने हेडिंग नहीं इस तरह समझाने नहीं बैठ जाना, उस वक्त ये सारी टर्म जो है वो डायरेक्ट आएंगी, उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। तो उस वक्त तक आपने ये अपनी बुक भी पढ़नी है और जो है वो इसको भी लेक्चर को भी पॉज करके इसमें जो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं ग्राफ के जरिए से वैल्यूज की इसकी हमने कैलकुलेट की हैं उसको आपने देखना है और बुक को एक मरतबा लाजमी रीड करनी है, साथ साथ इसको नोट भी करते जाएं। और क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है आपका और चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका तकरीबन 15 से 16 नंबर का आपका पेपर बनेगा इसके अंदर से ना। एमसीक्यू भी बनते होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग तो लाजमी आता होता है ना इसके अंदर से। तो आपने घर बैठ के तैयारी करनी है, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। और अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो आपने मुझसे रब्ता कर लेना है और मुझे बताना है कि फिर हम अगर कोई लेक्चर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम दोबारा रिपीट कर लेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।